हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 3, जिसके अंदर अपन सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे और ये अपना स्टैंडर्ड वालों के लिए है। इससे पहले मैं बी और सी सेक्शन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ में। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, गिवन है डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट ए बी into 3 parts in the ratio 2:3:4 and write the steps of the construction। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेनी है और वो लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और वो किस तरीके से कि रेशियो क्या आनी चाहिए, 2:3:4 की रेशियो आनी चाहिए। नॉर्मली जब आप क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज के, तो उसमें 2 ही रेशियो दे रखी होती थी, जैसे 2:3 दे दिया या 3:4 दे दिया। अब यहाँ पे 3 रेशियो दे रखी है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जितने भी रेशियो है उसका टोटल सम कर देंगे आप, 2 + 3 + 4, तो टोटल क्या हो गया 9। ठीक है, तो आप जो भी लाइन सेगमेंट लेंगे उसमें 9 पॉइंट्स लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक सूटेबल लेंथ की यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसका नेम कर देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। फिर ए पॉइंट से हमें एक रे ले लेनी है ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं एक रे ले लेती हूँ ए एक्स। अब ये ए एक्स को आपने क्या करना है, इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने टोटल सम किया था ना, रेशियो का सम किया था, तो कितना आया था, 9 आया था। तो इसमें हमें 9 पार्ट्स में इस रे को हमें डिवाइड कर देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इसके नेमिंग लिख देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपनी सबसे लास्ट वाली लाइन होती है उसको B से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने B से ज्वाइन कर दिया। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल अपने पास में रेशो क्या थी, 2:3:4। तो सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो हम ए पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, किसके पैरेलल, बी A9 के पैरेलल में एक लाइन खींचनी है हमें पॉइंट A2 से। अब उसके बाद में 3 पॉइंट दे रखा है, तो ये 3 का मतलब ये नहीं है कि आप यहां से दूसरी एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। उसका मतलब ये है कि 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर चुके हो, आगे के जो पार्ट्स होने चाहिए वो 3 पार्ट्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 5। तो नेक्स्ट जो लाइन खींचेगी ना, वो A5 पॉइंट से खींचेगी। तो पहली लाइन A2 से और दूसरी लाइन A5 से। तो हमें ऐसे ना ऐड कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे रेशियो दे दूं 2:4:3 दे दूं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप 4 से खींच लेंगे, 2 से खींच लेंगे पहली लाइन, फिर 2 और 4 को ऐड करेंगे, 6 आएगा। फिर नेक्स्ट जो लाइन खींचेगी वो A6 से खींचेगी। समझ आ गई मेरी बात? तो अपने को कहाँ से खींचनी है, पहले तो 2 पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से लेनी है और फिर 5 वाले पॉइंट से लेनी है। तो देखिए क्या करते हैं, हमें यहाँ पे मेजरमेंट ले लेना है। ये एक आर्क लगा ली हमने यहाँ से। अब यही आर्क मैं A2 पॉइंट से लगा लेती हूँ और यही आर्क मैं A5 पॉइंट से लगा लेती हूँ। A5 से क्यों लगाया हमने, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ से मेजर किया, ये आया। तो इसी तरीके से मैंने इस पॉइंट पे इसे आर्क लगा ली और इसी तरीके से मैंने यहाँ से। अब जो भी कट आ रहे हैं उसको आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसके पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हमने कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम Q। और यहां से इसके पैरेलल में हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम P। अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो आई है वो आपकी क्या आई है कि AP:PQ:QB। तो ये जो रेशियो आई है ये 2:3:4 की रेशियो आ गई है। समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ से देखिए, ये 2 पॉइंट्स, फिर यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स, 3 रेशियो हो गई है, और फिर यहाँ से 4 पॉइंट्स, 4 रेशियो।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें 3 अगर रेशियो आ जाती है तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से ड्रॉ करना है। समझ आ गई मेरी बात? तो दोस्तों इसके बाद में अपने को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है मैंने वैसे ही इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल एंड राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैं तो इसी की हेल्प, पहले तो नोटबुक हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। बेंगल से बनाना है लेकिन मेरे पास अभी बेंगल नहीं है तो मैंने इसी तरीके से ड्रॉ कर लिया। बेंगल से सर्कल बनाने का मतलब ये है कि आपको उस सर्कल का सेंटर नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर हमें नहीं पता है, हमें सबसे पहले इसका सेंटर बनाना है। तो सेंटर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोई भी लेंथ के आप 2 कोड ले लीजिए और वो 2 कोड जो आप लेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने चाहिए। तो कंडीशन क्या है आपके पास में, वो कोड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कोड लिया मैंने, इसका नाम दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया मैंने सी और डी। इसके बाद में क्या करना है, ये दोनों कोड को ना आप बाइसेक्ट कर देंगे और बाइसेक्ट करने के बाद में इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो यहां से मैं इस तरीके से इसको बाइसेक्ट कर रही हूं, ठीक है। यहाँ पे फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया। अब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि ए बी कोड का मिड पॉइंट है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये सी डी कोड का मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो इसका मिड पॉइंट निकालूंगे मैं, यहाँ से मैंने आर्क ली और यहाँ से आर्क ले लेंगे और इसी तरीके से ये वाले पॉइंट से मैंने दोनों एंड से आपको मिड पॉइंट लेना है। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से ले ली, तो इसको फिर से करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? अब देखिए इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। तो ये जो लाइन ड्रॉ करने के बाद में जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है, ये इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों कोड जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट हमारा क्या होएगा, ये सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, सेंटर तो आपने निकाल लिया। अब इसके बाद में हमें करना है टेंजेंट्स बनाने हैं। तो टेंजेंट्स बनाने के लिए हम कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ये, ठीक है। तो यहाँ पे ओपी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसमें पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस लाइन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को भी हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो वही हमें इस तरीके से आर्क लगानी पड़ेगी और यहां से इस पॉइंट से आर्क लगानी पड़ेगी। ये छोटी पड़ गई, ठीक है। इस तरीके से आर्क लगा ली। अब यहाँ पे इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दी, ठीक है। तो ये आ गया है अब सेंटर। इस सेंटर को आप बोल दीजिए एम। अब ये सेंटर आ गया है। अब एम पी को रेडियस लेते हुए या एम ओ को रेडियस लेते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर ली। इस तरीके से मैंने रेडियस सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जहां पे ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां से ही हमने टेंजेंट ले लेना है। तो देखिए यहां से इंटरसेक्ट कर रही थी तो इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ले लिया, लाइन टीडी हो गई है। इस तरीके से एक टेंजेंट ले लिया और इसी तरीके से मैंने इस पॉइंट से एक टेंजेंट ले लूंगी। ये एक टेंजेंट ले लिया, ठीक है। अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं क्यू पॉइंट और इसको बोल देते हैं, कहाँ पे ये वाला पॉइंट था, इसको बोल देते हैं आर पॉइंट, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से? तो दोस्तों ऐसे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आप खुद भी ड्रॉ करके देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये अब इस क्वेश्चन के मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सर्कल बनाया था विद द हेल्प ऑफ बेंगल एंड ड्रॉ 2 कोड्स ए बी एंड सी डी शुड नॉट पैरेलल नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। फिर क्या किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के हमने क्या लिए थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए थे।
और 2 इंटरसेक्ट एट ए, जहां पे भी दोनों कोड के बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते थे तो वहां पे उस पॉइंट को हमने क्या ले लिया था, सेंटर ले लिया था। तो फिर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है इस तरीके से। फिर टेक एनी पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट हमने पी लिया था और वहां से लाइन ज्वाइन कर दी थी सेंटर के साथ में, ठीक है। पी पॉइंट को आपने सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया था। उसके बाद में ओपी जो लाइन ली थी उसको हमने बाइसेक्ट किया था और मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया था उसका, एम। फिर एम से हमने एक एम को सेंटर लेते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था और वो सर्कल जो पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा था किन से पॉइंट पे, आर और क्यू पॉइंट्स पे। फिर हमने आर पॉइंट को पी से ज्वाइन कर दिया और क्यू पॉइंट को पी से ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से फिर क्या हो गया, पी आर और पी क्यू ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए हैं सर्कल के। समझ आ गई। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन में बोला है 10 years ago द एज ऑफ फादर वाज 12 times द एज ऑफ हिज सन देन। मतलब कि 10 साल पहले फादर की एज कितनी थी, सन की एज की 12 टाइम्स थी। एंड 10 year हेंस का मतलब ये है कि 10 years आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर 10 years द एज ऑफ फादर वाज टू बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो 10 years के बाद में सन की एज की ट्वाइस थी फादर की एज। तो क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ ऑफ देम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो चीज पूछी हुई है उसी को हमें लेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट फादर्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हमने ले ली फादर की x ईयर, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज सन की प्रेजेंट एज क्या ले लेते हैं, सन्स प्रेजेंट एज y ईयर्स, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 years अगो, तो 10 years अगो क्या हो जाएगी यहाँ पे, एज ऑफ फादर की अगर लेंगे हम 10 years बिफोर लेंगे ना तो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आज से 10 साल पहले। तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 years। और सन की एज क्या हो जाएगी यहाँ पे, एज ऑफ सन ये हो जाएगी क्या, y माइनस 10 years। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फादर की एज सन की एज की 12 टाइम्स है। कहने का मतलब ये हमने फादर की एज ली, इक्वल में ये हमने सन की एज ली और फादर की एज सन की एज का 12 टाइम्स है, तो ये 12 टाइम्स कर दिया। तो देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ से x माइनस 10 ये हो जाएगा 12y माइनस 120। तो इसके बाद में अपन इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिखा मैंने x, 12y को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 12y और इक्वल में माइनस 120 और माइनस 10 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 10। मतलब वेरिएबल वाले पार्ट को आपने एक साइड रखना है और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको आपने एक साइड रखना है। तो अपनी क्या इक्वेशन बन गई, x माइनस 12y इक्वल माइनस 110, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी इक्वेशन 1। अब उसके बाद में देखिए क्या बोला है, 10 years hence द एज ऑफ फादर। तो 10 years hence लेना है हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ फादर, यहाँ पे लिख देंगे 10 years hence। तो एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी 10, मतलब ऐड हो जाएगी ना कि आज से 10 साल बाद, तो 10 years ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा। और यहाँ पे एज ऑफ सन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए 10 years hence द एज ऑफ फादर वाज टू बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन देन। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे ये एज ऑफ फादर हुई और यहाँ पे एज ऑफ सन हुई और फादर की एज सन की एज का कितना है, ट्वाइस है, तो ये हमने ट्वाइस ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा, x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 20। तो वेरिएबल वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर देते हैं माइनस 2y और इक्वल में 20, ये 10 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 10। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 2y इक्वल में 10। ये आपके पास में आ गई इक्वेशन सेकंड। तो अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड करके बता देती हूँ। ये हो गई है आपकी इक्वेशन 1, x माइनस 12y इक्वल माइनस 110 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल में 10। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले में से सेकेंड वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1
ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, यहाँ से कितना बचेगा -10y, और ये कितना हो जाएगा -120। तो हमें y की वैल्यू लेनी है, तो y कितना आ जाएगा -120 अपॉन में -10, तो y आ जाएगा अपने पास में कितना 12। अब y 12 आ गया, तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ पुट y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x माइनस 2 इंटू 12 इक्वल में 10, तो x माइनस 24 इक्वल 10, तो x क्या आ जाएगा 10 प्लस में 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 34। तो ये हो गई है अपने फादर की एज, और ये हो जाएगी अपने सन की एज। और हमने x और y प्रेजेंट एज लेट किया था, हमें प्रेजेंट एज ही चाहिए थी, तो ये क्या आ जाएगी अपनी प्रेजेंट एज। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में बोला है वॉचिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग। एक हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमने एक हाई राइज बिल्डिंग बना दी यहाँ पे। अब ये हाई राइज बिल्डिंग पे हमने 50 मीटर ग्राउंड से दूर यहाँ पे कोई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 50 मीटर का दे रखा है। इसमें फिर क्या बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इज 30 डिग्री। तो फर्स्ट फ्लोर समझ लीजिए कि यहाँ पे है फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में बोला है एंड दैट ऑफ द 10th फ्लोर इज 60 डिग्री। तो 10th फ्लोर समझ लीजिए यहाँ पे है, तो 10th फ्लोर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। अब क्या करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट फ्लोर एंड द 10th फ्लोर। ये हमारी फर्स्ट फ्लोर थी और ये हमारी 10th फ्लोर थी, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बात हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबका नेमिंग कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, लेट ए डी इक्वल में एक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम लेट कर लेते हैं h हमने लेट कर लिया। तो हमें क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है अपना, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। BCD ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और एंगल अपने पास में दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे BD अपॉन में BC इक्वल में 10 30, क्योंकि एंगल 30 डिग्री दे रखा है। और BD आपने क्या लेट किया है H लेट किया है। BC हमारे पास कितना है 50 है, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, ठीक है। तो H इक्वल में क्या आ जाएगा 50 इंटू में 1/√3, इतना आ गया। तो दोस्तों इसके बाद में अपने को क्या करना है, हमें लेना है ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AB अपॉन में BC इक्वल 10 60 डिग्री, ठीक है। अब AB को अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे AB को मैंने x प्लस h है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देती हूँ AB को AD प्लस BD अपॉन में BC और इक्वल में 10 60 डिग्री। अब AD हमारे पास में x है, तो यहाँ पे लिखा है x प्लस में BD अपने पास h है, तो यहाँ पे लिखा है h अपॉन में BC हमारे पास क्या है 50 और इक्वल में 10 60 क्या है हमारे पास √3, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा x प्लस h इक्वल 50√3, इतना आ गया। अब यहाँ पे ये हमने h की वैल्यू निकाली थी, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ h की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा x प्लस 50 अपॉन √3 इक्वल में 50√3। अब 50 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आना चाहिए हमारे पास x इक्वल 50√3 माइनस में 50 अपॉन में √3, ठीक है। अब दो तरीके से यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो यहीं से आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या पहले 50 को कॉमन ले लो और फिर सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ पे सीधा पहले इसका एलसीएम ही ले लेती हूँ। तो √3 मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, √3 एलसीएम लेंगे तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 50√3 इंटू √3 और माइनस 50,
ये आया। अब इसके बाद में देखिए 50 इंटू √3, और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, -50 अपॉन में √3। अब इसके बाद में देखिए ये कितना हो जाएगा, 150 -50 अपॉन में √3। इसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं तो ये कितना आ गया अपने पास में, 100 अपॉन में √3। ठीक है, अब 100 अपॉन √3 को ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू में 1/√3, क्योंकि 1/√3 की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 0.58, तो यहाँ पे 1/√3 की हम वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या आएगा, 100 इंटू में 0.58। अब 0.58 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 58 मीटर। तो यहाँ पे इन दो फर्स्ट फ्लोर और 10th फ्लोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने पास में आ जाएगा 58 मीटर। समझ आ गया? तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में 51 क्वेश्चन में बोला है एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी सच दैट द टेंजेंट इज 5/12। कहने का मतलब ये है कि एक टावर दे रखा है इस तरीके से, और यहाँ पे इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो हम एंगल को लेट कर लेते हैं अल्फा, लेकिन जो टेंजेंट है ना वो टेंजेंट दे रखा है आपके पास में 5/12। तो फॉर एग्जांपल ये एंगल अल्फा ले रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि tan अल्फा जो है वो 5/12 है। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। एंड ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अब यहाँ इस पॉइंट से हम 192 मीटर चलेंगे किधर, टावर की तरफ में। तो यहां से हम टावर की तरफ में चले 192 मीटर, फॉर एग्जाम्पल इतना। फिर क्या बोला है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। तो अब जो टेंजेंट दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन का वो 3/4 दे रखा है। तो अगेन यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा, तो हम उसको लेट कर लेते हैं बीटा। तो यहाँ पे जो टेंजेंट दे रखा है आपके पास में tan बीटा, वो दे रखा है आपके पास कितना, 3/4। अब इसने बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको ले लेते हैं हम h, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं x। तो नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। तो जो BC है उसको भी हम लेट कर लेते हैं कि BC अपने पास में क्या है, x है। ये चीज लेट कर ली। तो आप सबसे पहले देखिए अपने पास में हम फर्स्ट वाला ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, AB अपॉन में BC इक्वल में tan बीटा। ठीक है, अब AB हमने क्या लेट किया है, h लेट किया है, BC हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है, और tan बीटा कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। इतनी चीज समझ आ गई। अब इसके बाद में देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4h इक्वल में 3x। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x अपने पास कितना आ जाएगा, 4h अपॉन में 3। ये अपने पास क्या आ गया, x आ गया। हमने x ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो h निकालना, हमें क्वेश्चन में हाइट निकालनी है ना, तो हमें हाइट वेरिएबल लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से किया। अब इसके बाद में हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ABD ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये पूरा हमारा बेस है। तो ये इसको क्या लिखेंगे, AB अपॉन में BD, और इक्वल में क्या बन रहा है यहाँ पे, tan अल्फा। अब इसके बाद में देखिए AB तो हमने h लेट किया था, और BD को आप क्या लिख सकते हो, BD आपका पूरा कितना है, 192 प्लस में x। तो इसको पहले तो इस तरीके से लिख देते हैं BC प्लस में CD और इक्वल में tan बीटा। अब h तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, BC हमने क्या लिया है, x, और प्लस में CD हमारा कितना दे रखा है, 192, और इक्वल में tan बीटा हमारे tan अल्फा होगा ना ये, सॉरी। तो tan अल्फा अपने पास में एज इट इज आ जाएगा, tan अल्फा। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ये क्या आएगा, tan अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, tan अल्फा अपने पास में दे रखा है 5/12। तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 5/12। ठीक है, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 12h इक्वल में 5x प्लस में 5 इंटू में 192।
इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता थी, तो x की वैल्यू यहाँ पे इसको दे देंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 12h इक्वल में 5 इंटू में x अपने पास कितना है 4h अपॉन में 3 और प्लस में कितना है 5 इंटू में 192। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, बताती हूँ क्यों। अब यहाँ पे क्या है अपने पास में 12h इक्वल में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20h अपॉन में 3 और प्लस में 5 इंटू में 192। अब ये वाले पार्ट को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि एक वेरिएबल वाला पार्ट हमारे पास में एक साइड में आ जाए। तो 12h माइनस में 20h अपॉन में 3 और इक्वल में 5 इंटू में 192। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 3 हमारा एलसीएम आएगा, तो 12 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 36 माइनस में 20h और इक्वल में 5 इंटू 192। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ऊपर तो क्या बचेगा अपने पास 16h और 3 को आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 192 इंटू में 3। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें क्या चाहिए सिर्फ h चाहिए, तो हम h को रखते हैं साइड में और ये 16 चला जाएगा नीचे, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसलिए ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 इंटू 192 इंटू 3 अपॉन में 16। अब देखिए ये 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 1 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो अपने पास क्या आया 5 इंटू 12 इंटू में 3। तो क्या बचेगा 5 इंटू 12 60, 60 इंटू में 3 180 मीटर। तो जो हाइट ऑफ टावर आई है आपके पास में वो कितनी आ जाएगी 180 मीटर। ये हाइट जो हमने लेट की थी ये 180 मीटर आ जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इफ द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 52। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इफ द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड रेडियाई ऑफ द सर्कुलर बेस आर 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो क्या दे रखा है, एक फ्रस्टम दे रखा है इस तरीके से, ये साइड हम ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक फ्रस्टम दे रखा है और ये जो फ्रस्टम की रेडियस है वो ये वाली रेडियस 20 सेंटीमीटर क्योंकि बड़ी वाली रेडियस है और ये छोटी वाली रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिगर रेडियस। बिगर रेडियस क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसको R1 ले लेते हैं और यहाँ पे जो स्मॉलर रेडियस है, स्मॉलर रेडियस जो है वो अपने क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसको क्या ले लेते हैं R2। और जो स्लांट हाइट है ना, ये वाली जो स्लांट हाइट है L अपने पास में दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे L जो दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम अपना क्या होता है, फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई h इंटू में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में R1 R2 ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि पाई भी हमें 3.14 यूज करना है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें आपके पास में L तो कहीं नहीं है, आपको L दे रखा है लेकिन अपने पास में हाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी। और हाइट निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल में हाइट स्क्वायर प्लस में R2 माइनस में, इसको R1 लिया था ना तो R1 माइनस में R2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे L अपने पास में कितना है यहाँ पे 20, तो ये 20 का स्क्वायर इक्वल में h स्क्वायर प्लस में R1 कितना है अपने पास 20 माइनस में R2 कितना है 8, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इक्वल में h स्क्वायर प्लस में इतना यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आया 400 इक्वल में h स्क्वायर प्लस में 114। तो 400 माइनस में 144 इक्वल में h स्क्वायर, तो h स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा 256। हमें सिर्फ h चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 256 का, और 256 का स्क्वायर रूट अपने पास में कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है अपने पास में यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई।
स्लांट हाइट दे रखी थी, रेडियस दे रखा था, आपको हाइट चाहिए थी, आपने हाइट का फॉर्मूला लगाया L² इक्वल में H² प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया और यहां से आपने हाइट निकाली और हाइट आपकी आ गई है 16 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास में सारी वैल्यूज है, आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/3 पाई एच इंटू में R1² प्लस R2² प्लस में R1 इंटू में R2। तो 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू अपने पास कितनी है 3.14, क्वेश्चन में बोला है कि यही यूज करनी है, और इंटू में एच हमने क्या निकाला है 16, R1 अपने पास क्या है 20 का स्क्वायर प्लस में R2 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस में R1 20 इंटू में 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/3 इंटू में 3.14 इंटू 16, 20 का स्क्वायर किया तो 400, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। अब अपने पास में यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू में 16, इन सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये अपने पास कितना आ जाएगा 624, ये अपने पास में आ जाएगा 624। अब ये 3 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 0 0 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए क्या आता है अपने पास में 3.14 इंटू 16 इंटू में 208। अब 208 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा 3328 और इंटू में 3.14। अब देखिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 से तो ये अपने पास आना चाहिए 10449.92 और सेंटीमीटर में दे रखा था और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव है थोड़ा। आपको सबसे पहले रेडियस दे रखा था और स्लांट हाइट दे रखी थी, आपने फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे हाइट निकाली। अब हाइट आ गई, उसके बाद में आपको वॉल्यूम पता है फ्रस्टम का, वॉल्यूम के फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करी और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व किया। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है तो इसका ध्यान रखेंगे आप। समझ आ गई मेरी बात? चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन है 53, बोला है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस, यानी कि क्या दे रखा है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे और राइट एंगल हमने क्या 90 डिग्री किस पे बना हुआ है, बी पे बना हुआ है, तो ए बी सी, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब इसने बोला है कि एक परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है किसके ऊपर, जो हाइपोटेनस है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर पड़ गया, इसको नाम दे देते हैं हम डी। अब क्या बोला है, देन प्रूव दैट द ट्राइंगल ऑन बोथ द साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में, कि जो दोनों ट्राइंगल है वो दोनों सिमिलर है, ये बताना है। कि बोला है ना, द प्रूव दैट द ट्राइंगल ऑन बोथ द साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर पड़ा है, एक तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है और ये दोनों ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, ये चीज बतानी है। ये आपकी थ्योरम भी यूज होती है क्वेश्चन में, ऐसा थ्योरम भी आप मान सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। कि पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम पूरे अपने बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में सिमिलर दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ए डी बी, ए डी बी सिमिलर किसके लेंगे, दूसरा ट्रायंगल अपना कौन सा है, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, इसको हमने लेना है, ये सिमिलर का साइन नहीं आएगा, एंड का साइन आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल अपना सेम आता है। तो कहने का मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि बी ए डी एंगल इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल। ठीक है, फिर दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी बी के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं।
यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो दोनों हो गए इक्वल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल क्राइटेरियन। एंगल क्राइटेरियन से क्या हो जाता है कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब ये वाले ट्रायंगल को आप दिखा चुके हैं, अब हमें ये वाले ट्रायंगल को दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी। डी हमने बीच में लेना है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी सी। बी हमने बीच में लिया क्योंकि ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखाना है, तो इसमें देखिए ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, बी ए सी और बी सी डी, दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एंगल बी सी ए के। बी सी ए के क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन एंगल है। ठीक है, कॉमन एंगल है यहाँ पे ये। अब इसके बाद में एंगल यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल बी डी सी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी सी के। तो एंगल बी डी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री ईच। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बाय एंगल क्राइटेरियन क्या कह सकते हो आप कि ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। तो यहाँ पे इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि ए डी बी किसके सिमिलर था? ए बी सी के। और यहाँ पे बी डी सी किसके सिमिलर है? ए बी सी के। तो आप ये कह सकते हो ना कि ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के। ठीक है, अब देखिए ए बी सी ये दोनों अगर ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है तो ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे, ये वाले दोनों। और हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों एंगल भी एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1, 2 और 3 से क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। और ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके? बी डी सी के। ये चीज समझ आ गई? आसान क्वेश्चन था, कुछ है नहीं। पहले आपने क्या करना है, ये ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर दिखाया, फिर ये वाले ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर दिखाया, और दोनों सिमिलर है तो ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। बस इतना सा करना है। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में 54 क्वेश्चन। इसमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड and AD and XM are the altitudes of triangle ABC and XY Z triangle respectively। और हमें प्रूव करना है AD अपॉन XM इक्वल में DC अपॉन में YZ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि गिवन क्या है कि ABC ट्रायंगल XYZ के सिमिलर है, ये चीज दे रखी है। और AD और XM दोनों इसके एल्टीट्यूड्स है, ABC ट्रायंगल और XYZ ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स है, तो ये भी लिख दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल बना के बता देती हूँ। ये ट्रायंगल हमने लिया ABC और इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड पड़ा हुआ है, ये नाम दे देते हैं यहाँ पे D। AD एक एल्टीट्यूड हो गया। और दूसरा एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये XYZ ट्रायंगल है और यहाँ पे जो XM है, XM इसके ऊपर एल्टीट्यूड पड़ा हुआ है, तो इसको दे दिया हमने यहाँ पे नाम M। ये चीज दे रखी है और आपको प्रूफ करना है कि AD अपॉन XM इक्वल होना चाहिए BC अपॉन में YZ। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। इसका प्रूफ में क्या होगा कि सबसे पहले जो हमें सिमिलर दे रखी है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे यही लिखते हैं क्योंकि ट्रायंगल हमारी ABC सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के। तो अगर दोनों सिमिलर है तो इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियो भी सिमिलर होंगे, रेशियोज भी इक्वल होंगे। कि ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियो भी हमारे इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि ए बी किसके इक्वल, ए बी की रेशियो XY के साथ में लेंगे
तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी एक्स वाई, दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएगा किसके, दूसरी साइड अपने क्या है ए सी अपॉन में एक्स जेड, और थर्ड साइड क्या है अपनी बी सी अपॉन में वाई जेड। ठीक है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगी। ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमने ले ली, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल में एंगल वाई। ठीक है, अब इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में हमने रेशियो लेना है किसका, हमें ये वाली साइड चाहिए, आपको एल्टीट्यूड वाली साइड चाहिए, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल XMY। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल अपना क्या आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ADB इक्वल हो जाएगा एंगल XMY के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री ईच है यहाँ पे। और दूसरा हमने पहले यहाँ से फर्स्ट ऊपर क्या दिखाया था कि एंगल बी एंगल वाई के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल बी एंगल वाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। अब यहां से क्या बोल सकते हो आप, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर बता सकते हो कि ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल XMY के। ये सिमिलर बता दिया। अब सिमिलर हो गया है तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि आप AD अपॉन में XM जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AB अपॉन में XY के। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया है यहाँ पे कि अपना ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गया है ट्रायंगल XMY के, तो इसके जो साइड्स के रेशियोज रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो AD अपॉन में XM लिया और इक्वल में ये AB अपॉन में XY हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 2। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में बता चुके थे कि जो AB अपॉन में XY है वो AC अपॉन XZ के और BC अपॉन में YZ के इक्वल है। और यहाँ से हमने बता दिया है कि AD अपॉन XM इक्वल है AB अपॉन XY के। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसमें क्या चाहिए, AD अपॉन XM इक्वल होना चाहिए BC अपॉन में YZ के। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि AD अपॉन में XM जो है वो इक्वल हो जाएगा BC अपॉन में YZ के। BC अपॉन में YZ के कैसे इक्वल कर दिया, क्योंकि AB अपॉन XY लिया है, यहाँ पे AB अपॉन XY इसके इक्वल है और AB अपॉन XY BC अपॉन YZ के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर से एक बार बता देती हूँ हमने क्या किया था। यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर दे रखे थे, सिमिलर है तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने रेशियोज को इक्वल बता दिया। फिर यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी को मैंने एंगल वाई के इक्वल दिखा दिया है। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए था, AD चाहिए था। ठीक है, और यहाँ से XM चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया ADB और XMY, ये दोनों ट्रायंगल लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर बता दिया। सिमिलर कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है दोनों में, और यहाँ पे जो एंगल B है वो एंगल Y के इक्वल दे रखा है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियोज भी इक्वल हो जाएगी। तो उसकी रेशियो मैंने यहाँ पे इक्वल बता दी कि AD अपॉन XM इक्वल में AB अपॉन में XY, और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब बाय 1 और 2 इक्वेशन के हम ये कह सकते हैं, क्योंकि AB अपॉन XY BC अपॉन YZ के भी इक्वल है, तो AB अपॉन XY की जगह पे मैंने लिख दिया BC अपॉन में YZ, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।